पश्चिम बंगाल चुनावी समर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर टीएमसी का भयकाल जाने वाला है, ये भी कहा। ये चुनाव इतिहास बनाएगा। इस बीच उन्होंने सीधे और सख्त लहजे में टीएमसी के गुंडों को चेतावनी भी दे डाली। तो आप देखिए किस तरह से लगातार बंगाल में चुनाव से पहले ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है और पीएम मोदी ने जमकर यहां टीएमसी पर निशाना साधा, तो वहीं टीएमसी भी प्रचार प्रसार कर रही है। और इन सब के बीच कोशिश यही है, बार बार कह रही है टीएमसी की जो चाहती है बीजेपी वो होने नहीं देंगे। और इन सब के बीच आज आप देखिए पीएम मोदी ने वार्निंग दे दी है टीएमसी के गुंडों को। और ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर, क्योंकि आप देखिए बंगाल में चुनाव है और चुनाव के बीच में हम देख रहे हैं चाहे बीजेपी के स्टार प्रचारक हो योगी आदित्यनाथ से लेकर स्मृति ईरानी तक कोलकाता से लेकर अलग अलग जगहों पर पहुंच रही है बार बार बीजेपी के लिए। यहां पर आप देखिए किस तरह से प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी चेतावनी दे दी है टीएमसी के गुंडों को। और ममता बनर्जी ये कहती हुई नजर आ रही है कि यहां पर सत्ता पर हम ही काबिज होंगे। साथ ही उन्हें 29 अप्रैल तक थाने में सरेंडर करने को कहा है। मैं टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि 4 मई के बाद टीएमसी के कोई भी गुंडे बच नहीं पाएंगे। टीएमसी का सिंडिकेट कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो, ये सब शोलबेना। बंगाल में आज पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए टीएमसी गुंडों को वार्निंग दे दी। तो इस संसद में नारी शक्ति वंदन बिल गिरने के बाद आप देखिए किस तरह से बीजेपी बेहद आक्रामक होती हुई नजर आ रही है और अपनी चुनावी रैलियों में कांग्रेस और विपक्ष को महिला विरोधी बताने में जुट गई है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में चुनावी दौरे पर पहुंचे हुए पीएम मोदी ने भी इस बिल को लेकर टीएमसी और ममता बनर्जी पर जोरदार निशाना साधा। कल तमिलनाडु में डीएमके को घेरने के बाद आज पीएम के निशाने पर थी तृणमूल कांग्रेस। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक 4 ताबड़तोड़ रैलियां की, जिसकी शुरुआत बिष्णुपुर से हुई, जिसके बाद उन्होंने पुरुलिया, झारग्राम और मेदिनीपुर में भी ममता बनर्जी पर जोरदार वार किया। पीएम ने टीएमसी को कांग्रेस की साजिश का साझेदार बताया। टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ एक और धोखा दिया है। ज्यादा संख्या में एमपी बने क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। इसलिए टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची। देखते हैं अब बीजेपी बिल पर मिली हार को आधी आबादी के जरिए चुनावी जीत में बदल पाती है या फिर नहीं। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव एसआईआर और घुसपैठ के जरिए पहले ही ध्रुवीकरण की राह पर चल रहा था और अब देखिए टीएमसी तो मुस्लिम वोट को साधने के लिए एक कदम और भी आगे बढ़ चुकी है। उसकी नजर बंगाल में मौजूद 33% मुस्लिम आबादी के एक मुश्त वोट पर है, जिन्हें रिझाने के लिए टीएमसी ने ममता बनर्जी को बेगम ममता तक कहना शुरू कर दिया है, ताकि मुस्लिम वोटर्स के वोट लेफ्ट और कांग्रेस के बीच ना बटे। और इसलिए ममता सरकार ने पूर्व मंत्री और टीएमसी उम्मीदवार मदन मित्रा ये दावा कर रहे हैं। चौथी बार के लिए वजीर आला बनने के लिए बंगाल के वो आ रही है। टीएमसी मुस्लिमों को लुभाने के लिए लगातार अपने उर्दू प्रेम का इजहार कर रही है। जब मैं वजीर आला बोलते हैं तो वो खराब क्यों लगते हैं? ठीक है, चले कम से कम बोलेगा मैं बेगम ममता बनर्जी, चलिए वो तो अच्छा लगेगा ना। क्या बेगम ममता बनर्जी तो क्या है, वो बेगम भी है, वो रानी भी है। मदन मित्रा मस्जिद और कब्रिस्तान बनाने का भी दावा करते हैं। मैं बढ़िया करके मस्जिद बना दिया। कुल मिलाकर टीएमसी वो हर हथकंडा अपना रही है ताकि मुस्लिम वोटर्स उससे ना छिटके। बंगाल चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले ईडी एक्शन मोड में है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में ईडी ने कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा विश्वास और एक कारोबारी जॉय कामदार के ठिकानों पर रेड मारी है।
ईडी के रडार में आए डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा ममता बनर्जी के करीबी बताए जाते हैं। ईडी की टीम ने शांतनु सिन्हा के 2 ठिकानों पर रेड की। कोलकाता के बालीगंज में उनके घर पर ईडी ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके अलावा ईडी की टीम ने सन एंटरप्राइज के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय कामदार के घर पर भी रेड की, जिसके बाद जॉय कामदार को हिरासत में लिया गया, क्योंकि बार-बार समन के बावजूद भी जॉय कामदार ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। ईडी की यह कार्रवाई बालीगंज में चल रहे सोना पप्पू सिंडिकेट केस से जुड़ी बताई जा रही है, जो कथित अवैध गतिविधियों और मनी ट्रेल की जांच से संबंधित है। ईडी इस मामले में पहले भी कई ठिकानों में रेड कर चुकी है, जहां से उन्हें काफी अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। ईडी इस केस में अब डिजिटल सबूतों को भी खंगाल रही है, ताकि पैसों के लेन देन और कथित अवैध नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ा जा सके। फिलहाल मामले में आगे की जाँच जारी है और ईडी की टीम सभी एंगल से पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव से पहले आप देखिए अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन सार्वजनिक करके किस तरह से ओपी राजभर ने एनडीए खेमे की टेंशन को और बढ़ा दी। ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने की उनकी जो हसरत है वो तो पहले से ही जाहिर करते रहे, लेकिन अब वाराणसी में बीजेपी की एक सीट पर आप देखिए किस तरह से दावा भी ठोकते हुए वो नजर आए। जिसने वाराणसी के अजगरा से बीजेपी विधायक त्रिभुवन राम के होश उड़ा दिए हैं, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पोस्टर लगाकर माहौल को चुनावी बना दिया है। चुनाव का माहौल गर्माता जा रहा है और इसकी शुरुआत वाराणसी से यहां दिखाई दे रही है। दरअसल मिशन 2027 और जय भाजपा तय भाजपा के नाम से बनारस के सर्किट हाउस पर एक पोस्टर लग गया है। हालांकि विधायक इससे इनकार कर रहे हैं। पोस्टर में कोई ऐसी बात तो लिखी नहीं है। पोस्टर ये लगा कि अब की 2027 का भी चुनाव हम लोग जीतेंगे और उसमें हमारे किसी बहुत वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपनी फोटो के साथ हमारी फोटो लगा दिया है। लेकिन इसे राजभर को बीजेपी का जवाब ही माना जा रहा है, क्योंकि ओपी राजभर आजमगढ़ के अतरोलिया को खुद के लिए और दीदारगंज को बेटे के लिए मांग रहे हैं, जबकि वाराणसी की अजगरा सीट भी चाहते हैं। अतरोलिया सीट जहां बीजेपी ने संजय निषाद को दी थी, राजभर के इस ख्वाहिश ने बीजेपी के साथ ही संजय निषाद को भी नाराज कर दिया है। बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी ने अब प्रदेश में योगी मॉडल लागू कर दिया है, यानी कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। बिहार की राजधानी पटना में इसका एक ट्रेलर भी देखने को मिला। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बने मकानों को यहां ध्वस्त किया गया। इलाके में 30 से ज्यादा मकान बने हुए थे, जिन पर बुलडोजर प्रहार किया गया। एक एक करके सभी अवैध मकानों को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया गया। दरअसल करीब 1.5 महीने पहले ही इलाके में लोगों को नोटिस दे दिया गया था। सरकार के द्वारा इनको खाली करवा दिया गया, पूर्व नोटिस दिया गया था। 1.5 महीने पहले सबको सूचना दे दिया गया था कि आप लोग अपने खाली कर दें, कभी भी जो है ये अभियान चालू होगा। जिसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से ये आदेश के बाद इलाके के घरों को खाली करवाकर इसे जमींदोज कर दिया गया। कितने घर हैं कुल इसमें? कच्चा और पक्का घर मिला के लगभग 35। ये सबने इनक्रोच किया हुआ था? जी, सारा इनक्रोचमेंट था। सारा इनक्रोच। यानी अब बिहार में भी अपराधी और अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक होगी। गुजरात के अहमदाबाद में उस वक्त जमकर बवाल मच गया। यहाँ बाइक टक्कर के बाद आप देखिए ये पूरा का पूरा मामला इतना बढ़ गया कि मुस्लिम समुदाय के युवकों ने हिंदू व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे धर्मेंद्र नाम के युवक की मौत हो गई और पूरा अहमदाबाद जल उठा। धर्मेश की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने कई दुकानों में आग लगा दी, जिसके बाद पूरे शहर में धुएं का गुबार उठता दिखा। आग लगने की वजह से इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। इस दौरान आसपास के भी दुकानों को बंद कर दिया गया। दरअसल विवाद मामूली टक्कर के बाद शुरू हुआ, जिसके बाद विवाद बढ़ता ही चला गया। उसी झगड़े के दौरान रिजवान नाम के व्यक्ति ने ये जो मरण जनार धर्मेश गमारा करके उसके पैर में छरी मारी थी, जिस वजह से धर्मेश की मौत हो गई। वहीं धर्मेश की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क किनारे लगी दुकानों को जला दिया। हत्या होने के बाद फिर से दोनों ग्रुप इकट्ठे होते हैं और धंधुका की जो एरिया की मेन रोड की जितनी भी दुकानें थी, 10 से भी ज़्यादा दुकानें थी, उस दुकानों के अंदर आगजनी जो है वो कर दी गई थी। हालांकि जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हत्या के आरोप में रिजवान और समीर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इलाके में हिंसा भड़काने के आरोप में भी कई लोगों को हिरासत में लिया है। अगली खबर गुजरात से, जहां के खेड़ा में प्रेम जाल में फंसा कर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला एक हैवान अब गिरफ्त में आ चुका है। लेकिन अभी इसका पूरा का पूरा हिसाब होना बाकी है, क्योंकि इन पापियों ने ऐसा पाप किया है, इनके लिए कोई भी सजा कम ही लगेगी।
लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। परवेज खान पठान, माहिर खान पठान, फैजान खान पठान, तौफीक खान पठान, आयान खान पठान, मोइन खान पठान, मारूफ खान पठान, सलमान खान पठान को गिरफ्तार किया है। हाथों में रस्सी बंधे लंगड़ाकर चलते इन आरोपियों को खेड़ा में जुलूस निकाला गया। खास बात ये थी कि इस दौरान महिला पुलिसकर्मी आरोपियों का जुलूस निकालती दिखी। दरअसल परवेज ने 2023 में नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया, फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर पिछले 3 सालों से गैंगरेप कर रहे थे। आरोपियों ने नाबालिग को अश्लील फोटो के जरिए ब्लैकमेल किया। पुलिस ने इसमें पॉक्सो एक्ट, गैंगरेप का इसमें एफआईआर दाखिल करके टोटल 8 आरोपी है, उसकी हमने धरपकड़ की है। हालांकि आरोपियों में एक अभी भी फरार है, लेकिन जैसे ये दरिंदे गिरफ्त में आए वो भी ज्यादा दिन आजाद नहीं घूम पाएगा और फिर इनका पूरा हिसाब होगा और ऐसा इलाज होगा कि कोई भी फिर दोबारा ऐसा गुनाह करने के बारे में। दुष्कर्म, बलात्कार या रेप जैसी घटनाएं सुनकर ही हर कोई क्रोधित हो जाता है और इसके गुनहगारों को देखकर खून खौल उठता है। कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के इंदौर में, जब गैंगरेप के आरोपी पेशी के लिए कोर्ट में आए तो वहां के वकीलों ने उनका जमकर इलाज कर दिया। गैंगरेप के आरोपियों को देख वकील इतना भड़क गए कि पुलिस की सुरक्षा के बावजूद वकीलों ने दोनों को घेरकर पीट दिया। मामला 3 दिन पहले का है, जब इंदौर के बड़गोंदा इलाके में मंदिर दर्शन कर लौट रही एक युवती के साथ इन दरिंदों ने गैंगरेप किया। हालांकि 48 घंटे में ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही दोनों आरोपी पेशी के बाद कोर्ट से बाहर निकले, आक्रोशित वकीलों ने दोनों को सीढ़ियों पर ही घेर लिया। पुलिस कस्टडी में ही आरोपियों पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। वकील पकड़ कर चिल्लाते हुए दोनों को पीटते रहे और पुलिस दोनों को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकालने में जुटी रही। अंत में किसी तरह पुलिस ने दोनों को वैन में बैठाकर पुलिस थाने भेजा, तब जाकर कोर्ट परिसर की गहमा-गहमी शांत हुई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एसपी के नेता और वकील सतीश मिश्रा की पुलिस अधिकारियों के साथ नोकझोंक का एक वीडियो सामने आया। पुलिस अधिकारियों का आरोप था कि सतीश मिश्रा नशे की हालत में है, इसलिए उन्हें जबरन धक्का देते हुए मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। दरअसल सतीश मिश्रा एक टोल प्लाजा हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धरने को समर्थन देने के लिए पहुंचे थे, जहां वो पुलिस अधिकारियों से ही उलझ गए। बहसबाजी होने के बाद पुलिस अधिकारी उन्हें धक्का देकर गाड़ी में ले जाने लगे। पुलिस अधिकारियों की जोर जबरदस्ती के बाद माहौल और गर्मा गया। एसपी नेता सतीश मिश्रा और उनके समर्थक पुलिस अधिकारियों से ही भिड़ गए। एसडीएम ने और सीओ साहब ने जो व्यवहार किया है आज यहाँ पर, वो घोर निंदनीय है। मैं एक अधिवक्ता हूँ और अगर मैं दारू पिया हूँ तो मुझे फांसी कर दीजिएगा, अन्यथा आपने गलत आरोप लगाया है। वही वीडियो आने के बाद इस मामले ने खून पकड़ लिया है। सतीश मिश्रा के इस मामले ने पुलिस वर्सेस वकील कर दिया है। उत्तर प्रदेश में माफिया का हिसाब करने के लिए योगी फोर्स को अब फ्री हैंड मिल गया है। उसी के तहत देखिए आजमगढ़ में माफिया संजय यादव की 6 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन माफिया के खिलाफ ये कभी न रुकने वाली कार्रवाई है, क्योंकि सीएम योगी साफ कर चुके हैं कि यूपी में माफिया राज नहीं चलेगा। माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं और फिर कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करें। और इसी क्रम में प्रशासन और पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई में माफिया संजय यादव की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया, जिसकी कीमत 6 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। माफिया संजय यादव ने अवैध तरीके से कमाए पैसे से संपत्ति को बनाया था, जिसे आज प्रशासन ने कुर्क कर दिया है। आज 2 खेत और 1 खेत पे बना हुआ मकान जो जिगरसंडी में है, प्लस एक अनई ग्राम में एक खेत है, उसकी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। संजय यादव माफिया ध्रुव सिंह का गुर्गा है और इस पर कई जिलों में 31 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन उसकी कमर तोड़ने का काम योगी फोर्स कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में पुराने बिजली मीटर को स्मार्ट मीटर से बदलने पर तत्काल रोक लगा दी गई है। साथ ही स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता जांच के लिए एक जांच समिति का गठन भी कर दिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पिछले काफी दिनों से स्मार्ट मीटर पर महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही थी और इस वजह से महिलाओं ने बिजली विभाग का घेराव भी किया था। ये 4 तस्वीरें देखिए। जालौन, महोबा, अमरोहा और कन्नौज। शहर भले ही अलग अलग हो, लेकिन समस्या एक ही है, प्रीपेड मीटर। दरअसल प्रीपेड मीटर की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इसकी शिकायत सीएम योगी तक पहुंची तो मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने मीटर बदलने वाली योजना पर रोक लगा दी। साथ ही जांच समिति की रिपोर्ट आने तक ये रोक बरकरार रहेगी।
10 दिनों में रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। यानी यूपी में फिलहाल पुराने मीटरों को अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर में नहीं बदला जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार की योजना के तहत तकरीबन 27,000 करोड़ खर्च कर पुराने मीटर को स्मार्ट मीटर से बदला जा रहा है। बदले जा रहे मीटरों का खर्च उपभोक्ताओं से नहीं लिया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में आस्था का सबसे बड़ा पर्व चार धाम यात्रा आज से विधिवत शुरू हो गई है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और इसी के साथ साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। भक्ति में डूबी देवभूमि की ये तस्वीरें श्रद्धालुओं के उत्साह को बता रही है कि आज यात्रा का आधिकारिक शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं और अब कुछ ही दिनों में केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोले जाएंगे। इस बार यात्रा के लिए अब तक 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए registration@touristcare.uk.gov.in और हरिद्वार ऋषिकेश के लिए हर्बर्टपुर सेंटर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 8 से 10 दिन में आप 4 धाम यात्रा पूरी कर सकते हैं। यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा इंतजाम के लिए करीब 7,000 पुलिसकर्मी तैनात है। हर 10 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में, अब देखिए किस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां की। इसी दौरान झारग्राम में पीएम मोदी अचानक से झालमुड़ी की एक दुकान पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान उन्होंने झालमुड़ी भी ली और दुकानदार से बातचीत भी की। 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। हम तो ये आपका पुरानी चीजें खाने आए हैं। हाँ, खाते यही खाएंगे। हाँ, जल ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। बढ़िया बनाए। चलो। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर 22 अप्रैल को खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही दोनों देशों के बीच में आप देखिए किस तरह से टकराव का ट्रेलर देखने को मिला है। इसकी वजह है हॉर्मुज, क्योंकि हॉर्मुज पर दोनों देश 1 इंच भी पीछे हटने के लिए नहीं चाह रहे और इसलिए ये कहा जा सकता है कि हॉर्मुज पर बड़ी जंग अभी बाकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक बार फिर युद्ध की विध्वंसक आहट सुनाई दे रही है। जहां एक तरफ अमेरिका हॉर्मुज पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं ईरान ने भी साफ साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिका हॉर्मुज में ईरानी जहाजों और बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता, तब तक हॉर्मुज पूरी तरह से बंद रहेगा। यानी ईरान और अमेरिका फिर बारूदी बर्बादी के मुहाने पर खड़े हैं, जो हॉर्मुज पर महातबाही के संकेत दे रहा है। उधर अमेरिका एक अलग ही प्लान पर काम कर रहा है। अमेरिका का इरादा ईरान से जुड़े उन तेल टैंकरों पर चढ़कर उन्हें जब्त करना है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहे हैं। और ये ऑपरेशन केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में डार्क फ्लीट को निशाना बनाना है। और देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस फील्ड मार्शल वसीम मुनीर की तारीफों के पुल बांधते हुए थकते हुए नजर नहीं आ रहे थे, वसीम मुनीर को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप प्रशासन के लिए खतरे का संकेत बताया है। ईरान और अमेरिका के बीच एक दौर की वार्ता इस्लामाबाद में पहले ही हो चुकी है और दूसरी होने वाली है। इन सब के बीच उससे पहले ही मुनीर को रेड फ्लैग बताया जा रहा है। यानी अमेरिका खुफिया एजेंसियां मुनीर को लेकर अलर्ट कर रही हैं, क्योंकि मुनीर के ईरानी सेना से संबंध है। मुनीर की दोहरी भूमिका जोखिम भरी है, साथ ही पाकिस्तान का धोखेबाजी वाला इतिहास रहा है। ऐसे में सुरक्षा में सेंध का जोखिम भी है। सवाल उठाना लाजमी भी है, क्योंकि मुनीर और शहबाज की जोड़ी एक बार फिर अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता कराने का जिम्मा उठाने की बात कर रही है। लेकिन खुफिया एजेंसियों का ये अलर्ट ऐसे वक्त में आया है जब मुनीर ने ईरान में ईरानी लीडर, IRGC कमांडर और सेना के जुड़े अधिकारियों से मुलाकात की। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जिस मुनीर को शानदार बता रहे हैं, तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं, उस मुनीर पर ट्रंप को डुबो देने को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही है।
उत्तर प्रदेश में एक तरफ अपराधियों का हिसाब हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर देखिए किस तरह से नशा तस्करों पर भी लगातार शिकंजा कसते जा रहा है। नशे का कारोबार करने वाले माफिया के खिलाफ योगी फोर्स ने ऑपरेशन दहन चला दिया है, जिसके तहत प्रदेश के कई जिलों में मादक पदार्थों को स्वाहा किया गया है। कहीं करोड़ों के चरस जब्त की गई तो कहीं लाखों का गांजा। इतना मादक पदार्थ जो प्रदेश और देश के युवाओं को नशे के अंधकार में झोंकने के लिए माफिया लगातार तस्करी कर रहे थे, लेकिन श्रावस्ती में पुलिस ने ही इस नशे के जखीरे को भट्टी में झोंक दिया। ऑपरेशन दहन के तहत जब्त किए गए लाखों के चरस और गांजा को देखिए कैसे जलती आग में फेंका जा रहा है ताकि इसका नामो निशान न बचे। मैनपुरी में भी ऐसी ही तस्वीर दिखी, जहां 331 किलो से ज्यादा नशीला पदार्थ आग में स्वाहा कर दिया गया। 28 मामलों में पकड़े गए इस नशे के सामान की कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। ताज नगरी आगरा में भी माफिया की कमर तोड़ने के लिए 250 किलो से ज्यादा गांजा को नष्ट किया गया। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि नशा माफिया का पैर नहीं पसरने देना है, उसी के तहत ये एक्शन दिखाई दे रहा है। शाहजहांपुर में 30 करोड़ का नशीला पदार्थ भट्टी में झोंक दिया गया। 74 मामलों में 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ऑपरेशन दहन के तहत एक्शन बता रहा है कि नशा माफिया प्रदेश में अपनी जड़ें नहीं जमा पाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ का संदिग्ध आकिब, जिसने वीडियो कॉल करके आप देखिए किस तरह से असला हथियार लहराया था, अब उस वीडियो में किस तरह से जुड़ा हुआ एक साउथ अफ्रीका का मैजूल भी पकड़ा गया है, जिससे अब योगी फोर्स लगातार पूछताछ कर रही है, सच उगलवाने की कोशिश कर रही है और जल्द ही आकिब की गिरबान तक पुलिस पहुंचने वाली है। मैजुल पिछले 5 साल से दक्षिण अफ्रीका में सैलून चला रहा था, जिसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। जैसे ही वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, उसे हिरासत में ले लिया गया। दक्षिण अफ्रीका में रह रहे अभियुक्त मैजुल को दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा बिजनौर पुलिस के सुपुर्द किया गया है। बिजनौर पुलिस द्वारा उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लेने के पीछे की वजह है एक वीडियो कॉल जो मेरठ के आकिब ने सऊदी अरब से किया था, जिसमें मैजुल आजाद के अलावा 2 लोग और थे। इस कॉल में आकिब असलहा लहरा रहा था। वीडियो में देखिए कैसे आकिब AK-47 और हैंड ग्रेनेड दिखा रहा है। वीडियो को लेकर यूपी ATS एक्टिव हुई और वीडियो का आतंकी कनेक्शन से जोड़ा गया। इसी के बाद बिजनौर पुलिस एक्टिव हो गई थी। मामले में बिजनौर पुलिस उवैद जलाल समीर को पहले ही अरेस्ट कर चुकी है और अब दक्षिण अफ्रीका से लौटा मैजुल शिकंजे में आया है। अब इंतजार आकिब और आजाद का है, जो सऊदी में मौजूद है, और उनके खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी है और जल्द ही आकिब आजाद तक भी पुलिस पहुंच जाएगी और फिर खुलासा होगा कि आखिर क्या कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा था। और देखिए, अगर आप भी डेटिंग ऐप पर प्यार की तलाश में हैं तो सावधान हो जाइए। अब अपराधी इस ऐप का इस्तेमाल करके लोगों को बड़ी चपत लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति को मिलने के बहाने बुलाकर लूट लिया गया। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये वही अपराधी है जिन्होंने इस हैरान करने वाली वारदात को अंजाम दिया है, जिन्होंने प्यार की तलाश में डेट पर गए शख्स के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि उनके साथ लूटपाट भी की। दरअसल ये शख्स डेटिंग ऐप के जरिए बेबी नाम की एक लड़की से संपर्क में आया। कुछ दिनों बाद मिलने मिलाने की बात होने लगी, जिसके बाद लड़की ने शख्स को डेट पर बुलाया। तय समय और तय स्थान पर जब ये शख्स बेबी से मिलने पहुंचा तो वहां आरोपियों ने उसे मारा पीटा और लूटपाट कर फरार हो गए। जिसके बाद शख्स ने पुलिस को इस बात की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन सभी 6 व्यक्तियों के द्वारा इनके साथ मारपीट व हत्या की गई तथा इनकी अंगूठी व चेन छीन ली गई तथा जबरदस्ती पासवर्ड लेकर पेटीएम के माध्यम से 65,000 रुपीज ट्रांसफर किया। और अब योगी पुलिस इनका इलाज करेगी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस को सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक पर एक महिला की लाश पड़ी हुई है, जिस पर फौरन एक्शन लेते हुए पुलिस की टीम देखिए किस तरह से मौके पर पहुंच गई। तहकीकात में पुलिस को जो पता चला, उससे पुलिस ने भी अब अपना माथा पीट लिया है। दरअसल रेलवे ट्रैक पर एक पॉलिथीन पड़ी हुई थी, जिसमें महिला के बाल नजर आ रहे थे। पुलिस को कंट्रोल रूम में जो खबर दी गई थी, उसमें आशंका जताई गई कि पॉलिथीन के अंदर महिला का सर भी हो सकता है। पुलिस टीम फौरन स्पॉट पर पहुंची और चारों तरफ नाकेबंदी कर दी। हालांकि जब पुलिस ने उस पॉलिथीन की जांच की, जिसमें से महिला के बाल बाहर निकले हुए थे, तो पुलिस ने अपना माथा पकड़ लिया, क्योंकि ये कोई हत्या का केस था ही नहीं, बस एक भ्रम था जिसने पुलिस की दौड़ भाग करा दी थी। असल में उस पॉलिथीन के अंदर महिला का सिर नहीं बल्कि महिला के बालों का विग था। किसी ने मजाक या गलती से रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। सच्चाई का पता लगने से पहले रेलवे ट्रैक पर लाश मिलने की अफवाह फैल गई थी, जिसे शांत कराने के लिए पुलिस को सोशल मीडिया पर पूरी सच्चाई बतानी पड़ी, ताकि हत्या वाली अफवाह को खत्म किया जा सके। अप्रैल के महीने में ही यूपी में प्रचंड गर्मी का अलार्म बज गया है। हालात ये है कि प्रदेश के कई शहरों में पारा 40 से ऊपर जा चुका है। मौसम विभाग ने 10 जिलों में सोमवार तक हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया है। अप्रैल के महीने में यूपी भीषण गर्मी की चपेट में आ गया है। तेज धूप, गर्म हवाओं ने पूरे प्रदेश को मानो भट्टी में तब्दील कर दिया है। दिन के साथ साथ अब रातें भी गर्म हो चली है। मौसम विभाग की चेतावनी और भी टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि सोमवार तक 10 जिलों में लू चलने की आशंका है। राजधानी लखनऊ में इस सीजन का तापमान पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया।
लखनऊ का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं प्रयागराज की बात करें तो यहाँ 44 डिग्री पारा चला गया। झांसी में 43.1 डिग्री सेल्सियस रहा तो वाराणसी में 43 डिग्री सेल्सियस रहा। आगरा में पारा 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुल्तानपुर में 42.9 डिग्री सेल्सियस रहा तो बरेली में तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रहा। इस भीषण गर्मी से फिलहाल राहत के आसार बेहद कम हैं और आने वाले दिनों में हालात और कठिन हो सकते हैं। ऐसे में घर से बाहर निकल रहे हो तो हाइड्रेशन का ध्यान रखें। दोपहर में बाहर जाने से बचे, सिर ढककर बाहर निकले, हल्के कपड़े पहने, ठंडी जगह पर आराम करें और हल्का और ताज़ा भोजन करें। मध्य प्रदेश के अस्पतालों का नाम बदलकर चिड़ियाघर रख देना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के अस्पतालों में कभी स्ट्रीट डॉग्स घूमते हुए नजर आते हैं तो कभी चूहों का आतंक दिखाई देने लगता है। और अब एक अस्पताल के आईसीयू की खिड़की से सांप भी घुसता हुआ नजर आया है, जिसकी तस्वीर वार्ड में मौजूद मरीजों के परिजनों ने अपने कैमरे में कैद कर ली। वीडियो में देखिए, आईसीयू वार्ड है, बेड्स पर मरीज लेटे हुए हैं और उसी वार्ड की खिड़की पर कई फीट लंबा सांप रेंगता हुआ नजर आ रहा है। सोचिए, नीचे मरीज है और ऊपर सांप रेंग रहा है। वीडियो बनाने वाला शख्स सांप की प्रजाति भी बताता सुनाई दे रहा है। अस्पतालों की यह हालत नई नहीं है। इससे पहले मध्य प्रदेश के ही भोपाल, इंदौर, सागर में अस्पतालों में चूहे घूमते दिखाई दिए थे। इंदौर में चूहों के कुतरने से 2 मासूमों की भी मौत हो गई थी, लेकिन शायद मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक आग की 2 बड़ी घटनाएं सामने आई है, जहां एक तरफ सैकड़ों बांस जल गए तो वहीं दूसरी ओर देखिए किस तरह से खेतों में भीषण आग लग गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। दमोह में सैकड़ों बांस में अचानक आग भड़क उठी और इटावा गेहूं के खेत में अग्नितांडव देखने को मिला। देखिए दमोह में कैसे अचानक भड़क उठी आग ने हजारों बांसों को अपने चपेट में ले लिया। होमगार्ड ऑफिस के पास भड़की इस आग ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। लपटें और धुएं का गुबार इतना तेज कि देखते ही देखते सैकड़ों बांस जलकर खाक हो गए। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। उधर इटावा में खेतों में लगी आग ने किसानों की मेहनत को राख कर दिया। इटावा के गोपीगंज इलाके में करीब 5 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पाया। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों ही जगह आग ने चंद मिनटों में काफी नुकसान कर दिया। इसलिए सतर्कता और समय पर कार्रवाई जरूरी है ताकि ऐसे हादसों से बचाव किया जा सके। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस को सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक पर एक महिला की लाश पड़ी हुई है, जिस पर फौरन एक्शन लेते हुए पुलिस की टीम देखिए किस तरह से मौके पर पहुंच गई। तहकीकात में पुलिस को जो पता चला उससे पुलिस ने भी अब अपना माथा पीट लिया है। दरअसल रेलवे ट्रैक पर एक पॉलिथीन पड़ी हुई थी जिसमें महिला के बाल नजर आ रहे थे। पुलिस को कंट्रोल रूम में जो खबर दी गई थी उसमें आशंका जताई गई कि पॉलिथीन के अंदर महिला का सर भी हो सकता है। पुलिस टीम फौरन स्पॉट पर पहुंची और चारों तरफ नाकेबंदी कर दी। हालांकि जब पुलिस ने उस पॉलिथीन की जांच की जिसमें से महिला के बाल बाहर निकले हुए थे तो पुलिस ने अपना माथा पकड़ लिया, क्योंकि ये कोई हत्या का केस था ही नहीं, बस एक भ्रम था जिसने पुलिस की दौड़ भाग करा दी थी। असल में उस पॉलिथीन के अंदर महिला का सिर नहीं बल्कि महिला के बालों का विग था। किसी ने मजाक या गलती से रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। सच्चाई का पता लगने से पहले रेलवे ट्रैक पर लाश मिलने की अफवाह फैल गई थी, जिसे शांत कराने के लिए पुलिस को सोशल मीडिया पर पूरी सच्चाई बतानी पड़ी ताकि हत्या वाली अफवाह को खत्म किया जा सके। अप्रैल के महीने में ही यूपी में प्रचंड गर्मी का अलार्म बज गया है। हालात ये है कि प्रदेश के कई शहरों में पारा 40 से ऊपर जा चुका है। मौसम विभाग ने 10 जिलों में सोमवार तक हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया है। अप्रैल के महीने में यूपी भीषण गर्मी की चपेट में आ गया है। तेज धूप, गर्म हवाओं ने पूरे प्रदेश को मानो भट्टी में तब्दील कर दिया है। दिन के साथ साथ अब रातें भी गर्म हो चली है। मौसम विभाग की चेतावनी और भी टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि सोमवार तक 10 जिलों में लू चलने की आशंका है। राजधानी लखनऊ में इस सीजन का तापमान पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँच गया। लखनऊ का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं प्रयागराज की बात करें तो यहाँ 44 डिग्री पारा चला गया। झांसी में 43.1 डिग्री सेल्सियस रहा तो वाराणसी में 43 डिग्री सेल्सियस रहा। आगरा में पारा 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुल्तानपुर में 42.9 डिग्री सेल्सियस रहा तो बरेली में तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रहा। इस भीषण गर्मी से फिलहाल राहत के आसार बेहद कम हैं और आने वाले दिनों में हालात और कठिन हो सकते हैं। ऐसे में घर से बाहर निकल रहे हो तो हाइड्रेशन का ध्यान रखें। दोपहर में बाहर जाने से बचे, सिर ढककर बाहर निकले, हल्के कपड़े पहने, ठंडी जगह पर आराम करें और हल्का और ताज़ा भोजन करें।